हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन वन में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें हम बात करेंगे ज़्यादातर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके कवर करेंगे, ठीक है। अब जो भी सेशन आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। जो भी मैं आप चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से हम अल्टरनेट लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा एक क्योंकि अब मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। मैं वन डे अल्टरनेट के हिसाब से अब वीडियो डाला करूँगा। अल्टरनेट हिसाब से मेरे वीडियो आएंगे, वन डे आफ्टर वन डे आफ्टर वन डे, इस तरीके से हम चलेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो जिस तरीके से जितने भी मेरे लेक्चर आए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और नंबर सिस्टम, इसके जो भी अपने मेरे लेक्चर्स हैं उन्हें आप जाके देखिए। क्योंकि हम जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे सभी चीज़ों के सभी चैप्टर के साथ आगे कंबाइंड होंगे। तो जब सब सारे चैप्टर के साथ कंबाइंड होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, आप जाके जो भी मेरे वीडियोज है उन्हें जाके देखें, उसमें आपको ये सब चीज़ मिलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू, यानी कि 2 किलोमीटर और 5 मीटर किसके बराबर है। ये हमको किस में बदलना, ऑप्शन को देख के ये पता लग रहा है कि इसको किलोमीटर में ये कराना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसका एक काम करते हैं, तो यहाँ से अगर 1 मीटर बराबर बोला जाएगा तो 1 कितने हो जाएंगे, 1000 आपके किलोमीटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जितना भी आपका मीटर दे रखा है पहले इसको किलोमीटर में करो। अगर 5 आपसे मीटर की बात करेगा तो 5 में कितने आ जाएगा, 0। और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, कितने 0, 1 2 3, तो यहाँ 3 पॉइंट लगा देंगे, 0 0 3 अंक बाद। और ये आगे आपका 0.05 और 2 किलोमीटर पहले से, तो ये इसमें प्लस कर देंगे 0.00 और इसे यहाँ लिख देंगे 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.005 क्या, किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका 2.005 किलोमीटर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखिए बड़ी आसानी से निकल गया। मगर हमें इसकी क्या है कि इसको पढ़ने के लिए हमें और चैप्टर्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और मैं और चैप्टर्स भी आपको साथ में देना शुरू करूँगा। अब जो जितने भी चैप्टर्स मेरे आ चुके हैं उनके पहले आप जाके वो वीडियो देखें और उसमें सीखें कि मैंने आपको क्या बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस। डिस्काउंट, देखिए प्रॉफिट लॉस का भी मेरा वीडियो आ चुका है और डिस्काउंट का भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो इसमें हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अ मैन मार्क्स हिज गुड्स, a man marked his good 20% above the cost price, but he allow the customer 10% discount the cost price of blackboard which is sold to 16 रुपये। एक विक्रेता ने अपने माल पर लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया करता है, लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको उसने 216 रुपये में बेचा गया हो। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। तो विक्रेता ने अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक किया है, 20% अधिक किया है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, आपका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, हमने ले लिया कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, जिस पर वो क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो 20% जब अधिक अंकित करेगा यानी कि अंकित मूल्य MRP, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य 20 रुपये अधिक, 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन वो ग्राहक को कितनी छूट देता है। तो यहाँ पर जब छूट दे देगा 10% की, तो 12 रुपये कम हो जाएंगे। तो 120 में से 10% अगर निकालें तो 12 रुपये कम कर दीजिए, तो 12 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो 801। तो यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है और यानी कि विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, 108 रुपये। देखिए 100 दे के चल रहे हैं, तो आपकी जो विक्रय मूल्य यानी कितनी आ गई, 108 रुपये। जब आपकी विक्रय मूल्य 108 रुपये है और उसमें सवाल में आप देख लीजिए यहाँ जाके कितने रुपए में बेचा है उसने, 216 रुपये में। तो इक्वल टू कितना आ गया, 216 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 216/108, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 100 बराबर। तो ये हो जाएगा 2 × 100 इक्वल टू 200 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें 200 रुपीज़ है उसका क्या, ब्लैक बोर्ड का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इज 200 इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो भी अभी तक आपने डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का वीडियो नहीं देखा, आप उसे जाके देखें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाए।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आपको पीछे चैप्टर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, फिर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम डिस्टेंस भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब भी प्रीवियस के क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस, तो उसमें आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अ बस मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स ही कवर अ डिस्टेंस 6 आवर 15 मिनट, इट कवर सेम डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल वी इट टेक टू कवर डिस्टेंस। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट दूरी तय करती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस, यानी कि देखिए थोड़ी सी मैं बता चलता हूँ कि स्पीड जो होती है हमारी यहाँ पर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमारा जो फार्मूला होता है यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका किस में हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, और ये भी आपका मीटर पर सेकंड, दोनों किसी में भी हो सकता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस के देखो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर में डिस्टेंस है तो पर घंटे में समय होना चाहिए, और मीटर में डिस्टेंस है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें हमें यूनिट का ध्यान रखना होता है, ये सबसे बड़ा इसका लॉजिक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है आपको 6 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट आपके होते हैं। तो इसको कैंसिल कर लेंगे। तो ये आपका है 15 4 जा 60, और ये यहाँ से हो गया तुम्हारा कितना 40 इंटू 6 4 जा 25 प्लस ये 1 6 4 जा 24 और प्लस 1 25 अपॉन में कितना हो गया 4। यहाँ से आपका आ गया कितना है 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी 50 किलोमीटर क्या होगी आपकी डिस्टेंस होगी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि अगर ये 50 किलोमीटर घंटा, उसकी मतलब स्पीड कितनी हो जाए 50। तो यहाँ से अब टाइम पूछा गया, तो टाइम निकालने के लिए क्या करिए, डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपके पास है, तो यहाँ स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज करेक्ट 5 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो आपको दिल्ली पुलिस में मैथ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए फिर से ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, ये कह रहा है कि इफ़ अ शॉपकीपर परचेज काजू इतने रुपए पर केजी से खरीदे, और इसने कितना सेल कर दिया, इतने 50 ग्राम, यानी 10 रुपये में 50 ग्राम, देन ही विल। दुकानदार 250 रुपये किलो पर काजू से खरीदता है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये है, यानी कि कितने का 1000 ग्राम, ठीक है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह बेच कैसे रहा है, वो बेच रहा है कि 10 रुपये में 50 ग्राम। तो सीधी सी बात है कि आप ऐसे भी कुछ सोच सकते हो कि 10 रुपये में 50 ग्राम, तो 20 रुपये में 100 ग्राम, 1000 ग्राम कितने के हो गए 200 रुपये के, ऐसे भी सोच सकते हो। ऐसा नहीं सोचना है तो सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि 50 ग्राम की जो कीमत है वो आपकी 10 रुपये है, और आपको चाहिए 1 ग्राम की कीमत, तो आप नीचे, और हमें कितना 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम की कीमत निकालोगे, तो यहाँ से भी वही निकल के आएगा आपका 200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 200 रुपये, यानी 1 किलो आप 1000 ग्राम 200 रुपये में बेच रहे हैं और ख़रीद के 250 रुपये ले रहे हैं। तो सीधा यानी कि क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। तो हमको क्या हो गया, हानि हो गई। तो क्या हुआ हमें, हानि। अब लॉस निकालना है, तो लॉस का फार्मूला मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट लॉस में। लॉस परसेंटेज बराबर आ जाएगा, लॉस परसेंटेज यानी यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें लॉस हो गया 50 का, अपॉन में नीचे क्या आता है सीधा सीधा क्रय मूल्य, परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो हानि प्रतिशत आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा, हानि प्रतिशत ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 20%, यानी कि आपकी जो लॉस परसेंट है वो कितनी आ गई 20%, दैट इज़ योर आंसर। हानि परसेंट कितना हो गया 20% इज लॉस,
दैट इज़ योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से होंगे और अलग अलग चैप्टर्स की आपको नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आना शुरू कर दूँगा, तो लाइव में हम लाइव डायरेक्ट डिस्कस करा करेंगे, उसमें आप लोग क्वेश्चन सीधा सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं काम शुरू कर रहा हूँ। देखिए हिंदी में तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिए हैं, और उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि पहले इसको इसमें से माइनस कर लो। इसको जब हम माइनस करेंगे 039 और यहाँ पर हमने लिखा 0.0 और 0.2, इसको जब माइनस करोगे तो ये आपका निकल के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.0519 इंटू 0.40। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, वैसे ही कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा जाना है किसके साथ, यहाँ से 0.4 कॉमन लो। 0.4 कॉमन लोगे तो यहाँ से 0.4 कॉमन लेने पे क्या होगा, तो निकालते 0.4 कॉमन। तो सीधा सीधा हमने 0.4 कॉमन लिया, तो 0.4 कॉमन लेने पर तो यहाँ पर रह गया 0.19 और यहाँ पर दी पॉइंट कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया 0.14 और यहाँ पर ये आपका 0.7 अपॉन में कितना हुआ, ये आपका हुआ 0.0 इंटू 0.25। अब देखिए, अब पॉइंट को अगर आपने सीख रखा है तो आपने अभी तक मेरा चैप्टर नहीं देखा तो नंबर सिस्टम जाके देखिए। नंबर सिस्टम में मैंने पॉइंट को हटाना ये सब कुछ सिखाया है। ये मैंने बेसिक बातें सब बता रखी है नंबर से। जैसे मान लो कुछ थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे मान लो ऊपर ये पॉइंट लगाया और नीचे लगाया 0.25, तो ऊपर आपको 3 जीरो लिखने पड़ेंगे, 1 2 3। तो ऊपर हम 3 जीरो लिख देते हैं और नीचे जाके हमें कितने जीरो लिख लेंगे, हमें लिखने पड़ेगा 1 0। तो इस तरीके से पॉइंट को रिमूव किया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने हटाना सिखा रखा। तो जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी ऊपर 10 आ जाएगा। और 2 जीरो इसके हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 100 हो जाएगा। तो इससे ये पॉइंट हट जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 40। तो ये आपका आ जाएगा 40 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये होता है 14 7 या 98। और पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.0519। यहाँ जीरो लगा लेंगे, इसको ऐड करेंगे 9 9 और ये 14 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.1499। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका आंसर आता हुआ दिखेगा आपको। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका कितना 9 और ये आ जाएगा आपका कितना 5 और यहाँ 0, क्योंकि ये 0 है तो अब पॉइंट लगा 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। तो 5.996 आपका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन इस तरीके से करना है, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि कुछ कॉमन सॉमन तो नहीं आ रहा। वो कॉमन सॉमन आपको जितना आ सकेगा उतना आप निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है, देखिए परसेंटेज का जो बेसिक है, जो मैंने हिंदी इंग्लिश वाला परसेंटेज का दूसरा लेक्चर बनाया, उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। वहाँ जाके मैंने डिस्कस पूरा किया हुआ, पूरा डिटेल में बताया, तो वहाँ जाके देखें। और अभी तक नहीं देखा तो यहाँ देखिए कि ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ओरिजिनल एरिया ट्रायंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस मस्ट बी डिक्रीज। हमें कितना उसके बेस को, देखिए ये बेस और हाइट एक समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मिलती है। ये आपकी हाइट होती है और ये आपका क्या होता है, बेस होता है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ से क्या देखेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये होगा बेस इंटू हाइट होगा आपका। जब बेस इंटू हाइट होगा तो आप सीधा सीधा समझो कि एरिया ये है और बाद वाला एरिया आपका ये है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसमें उसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो इसको बेस इंटू हाइट इस तरीके से, बेस इंटू हाइट यहाँ पर हमें जाना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इसके हिसाब से 10% इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर 1/10, तो यानी कि ये 10 हुआ। और बाद में कितना हो गया, 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1 डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑरिजिन यहाँ से हम वापस जाना है तो नीचे 11 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा 9, 1/11%। ये आपका इतना डिक्रीज करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको नहीं छोड़ के आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो। ये नहीं करना है तो आपको सीधा मैंने एक लॉजिक बता रखा है कि 10% बढ़ा, हमें डिक्रीज विक्रीज नहीं करना कि जब बढ़ा है तो इसको इसमें ऐड करो। तो कितना आ गया 11 और परसेंट बनाने के लिए 100, तो ये हो गया 9, 1/11%। ऐसे भी आप जा सकते हो, दोनों ही तरीके से जा सकते हो जैसे जाना चाहें। तो ये भी लॉजिक मैंने आपको सिखा रखा। तो परसेंटेज के जाके वीडियो में जब देखा नहीं तो देखिए जाके, जो भी शॉर्टकट्स हैं वहाँ मैं बता रखे हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है द मीन ऑफ x एंड 1/x इज m। तो मीन का मतलब होता है समांतर माध्य, और समांतर माध्य मतलब औसत, एवरेज बोलते हैं जिसको वैसे लॉजिकली। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ डेटा अपॉन में क्या, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। तो यानी कि औसत बराबर कुल संख्या अपॉन संख्याओं का योग, संख्याओं, कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज का। ये एवरेज का फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, तो इनका जो एवरेज दे रखा है x + 1/x बराबर m आपको दे रखा है। तो दो नंबर है, 2 से डिवाइड, 2 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ x + 1/x बराबर ये आपका क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि इतना स्क्वायर, तो स्क्वायर करो। सबसे पहले बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। जब बोथ साइड का स्क्वायर करोगे यहाँ, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 4m स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। फिर से ये कह रहा है कि एवरेज बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या, तो एवरेज से फिर एवरेज निकालने के फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये दो ही नंबर हैं। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, 4m स्क्वायर अपॉन 2, 2/2, ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 2m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो ये औसत का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप लोग बच्चे पढ़ चुके हैं, तो वो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाइए, और गारंटी है ये, अगर ये आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आपको थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत है, और हमेशा ध्यान रखिए कोई भी सिलेक्शन किससे मिलता है, हमको मेहनत, और मेहनत हमारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मेहनत करना है, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसके लिए क्या है, कोई भी सक्सेस चाहिए तो ऑलवेज क्या, हार्ड वर्क। सक्सेस चाहिए तो केवल हार्ड वर्क चाहिए और कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ द साइकिल रोज टू इतने थाउजेंड से इतने हो गए इन 2 ईयर्स, रेट ऑफ द ग्रोथ पर एनम इज। अब पूछा गया है कि जो साइकिल की फैक्ट्री का जो रेट ऑफ द ग्रोथ है वो कितना है। देखिए हमेशा कोई भी चीज़ परसेंटेज का, फिर ये क्वेश्चन है तो परसेंटेज का लेक्चर अभी नहीं देखा, तो वहाँ जाके देखिए कोई भी चीज़ हमेशा जाके इनिशियल लिख लीजिए कि इनिशियल में कितना था, इतना था, बाद में कितना हो गया, ये इतना हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिए कितना इंक्रीज हुआ, सबसे पहले वो देखो कितना इंक्रीज हुआ बेटा, तो ये हुआ 8400, और हमें चाहिए परसेंटेज, तो इनिशियल वैल्यू को हम नीचे रखेंगे हमेशा। और तुम सभी जानते हो, अभी तक पढ़ते आए, कोई बात नहीं है, 100 से गुणा कर दीजिए तो आपके ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21%। यहाँ आपका आंसर नहीं है, वो पूछ क्या रहा है, प्रति वर्ष, यानी ग्रोथ ऑफ पर एनम। पर एनम कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की, तो इसे 2 से डिवाइड करिए। ये पूरा जो है 2 वर्ष का है, अगर हमें 1 साल का चाहिए तो 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10.5% आपका रेट ऑफ द ग्रोथ आ जाएगा, 10.5%। दैट इज योर आंसर, 10.5%। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अ मैन बॉट अ 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ही गॉट 40 रुपीज़ मोर देन original price by selling an it article 140% of the price at which he bought the price of buying it the watch was। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसको 140 रुपये पर उसने बेचने पर उसे मूल्य कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, ये आपको बताना है कि उसने घड़ी कितने रुपये पर खरीदी। देखिए आप मान लीजिए एक दुकानदार हैं, सीधी सीधी बात समझिए, आप एक दुकानदार हैं, किसी से आपने सामान खरीदा। अब मान लीजिए आप सामान खरीदने के, उस सामान की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, और आपने कहा भाई इतने में नहीं, 25% छूट दो हमको, क्योंकि हम भी तो आगे थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। आपने, ये बड़ा दुकानदार है जिसने उसे 100 रुपये की चीज़ को आपने 75% डिस्काउंट पे दे दिया आपको, तो आपने इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये। 100 रुपये से आपने खरीद लिया इसको 75 रुपये, 25% डिस्काउंट के साथ। जब आपने इस 25 रुपये 75 रुपये में ख़रीदा, फिर आपको ये भी कहा गया है कि जब आप बेच रहे हैं तो 140% ऑफ द प्राइस एट विच बॉट, जिस प्राइस पर इसने इसको ख़रीदा था उस पर 140% का प्रॉफिट, क्या प्राइस सेलिंग इतना बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, 75 का 140% अगर निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, इसको कैंसिल कर लो, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना
105। तो यानी कि आपकी जो वो है सेलिंग प्राइस वो ये बन गई, सेलिंग प्राइस ये बन गई, समझ गए। तो आप वाले समझे, कोई बड़ा दुकानदार है जिसने ओरिजिनल प्राइस, कोई वस्तु आर्टिकल है इतना रुपए, उसको आपने 25% डिस्काउंट पे ले आए, उससे आपके लिए कॉस्ट कितनी हुई, आपके लिए कॉस्ट इतनी हुई, और उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस इतनी हुई। अब वो कह रहा है कि जब आप बेच रहे हो तो आपने 125 140% इस पर लाभ, मतलब इसका 40% आप इसे सेल कर रहे हो। तो इसका मतलब कितने रुपए में सेल कर रहे हो आप लोग, तो इसे कर रहे हो आप 105 रुपये में। 100 रुपये की चीज़ थी, 105 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब ये कितना अधिक हो गया। तो ये कह रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, अभी कह रहा है डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस ही गॉट कितने रुपए मोर, इतने रुपए ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस तो यही था, और ये आपका सेलिंग प्राइस, तो कितना यहाँ पर अधिक है 5, और सवाल में कितना अधिक है 40 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40/5, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस, और परचेजिंग प्राइस कितना, यानी क्या चाहिए आपको, तो मिली इतने रुपए अधिक मिले, तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो घड़ी खरीदने की कीमत हो जाएगी 75 × 8 करेंगे तो 8 पंजे 40, और यानी कि 600 रुपये घड़ी खरीदने की कीमत हो जाएगी 600 रुपये। अगर वो पूछा कि ओरिजिनल प्राइस कितना था तो 800 रुपये, सीधा सीधा 100 की गुणा कर देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आगे चलें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो बन गया। आगे कह रहा है कि देखिए ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनाओगे। तो यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी सेकंड विल इट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड 36 किलोमीटर टेक क्रॉस अ ब्रिज इन 360 मीटर इन अ लेंथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक मैं जैसे पढ़ाता हूँ इसको, मैं आपका लेक्चर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन पार करती है किसी को, तो यहाँ हम लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्रॉसिंग टाइम, जो भी होगा क्रॉसिंग टाइम, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कैपिटल एल। और देखिए कैपिटल एल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कैपिटल एल उसको लेते हैं जो भी, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, केव हो गया, टनल हो गया, इन सबको हम रखते हैं यहाँ पर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमें दे रखी है, कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से तुरंत मल्टीप्लाई करो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो लेंथ है या ब्रिज की जो लेंथ है वो 120 मीटर में है, और क्रॉसिंग टाइम किस में पूछना चाह रहा है वो सेकंड में, इसलिए ऐसा करते हैं। तो क्रॉसिंग टाइम को हम टी लिख देते हैं, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन तो वो कितनी है 120, और ये कितना है, ये आपका है 360। तो यहाँ पर इसको हमें कैलकुलेशन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बड़ी तोप नहीं है। तो यहाँ पे इंक थोड़ा चेंज कर लूँ मैं, इंक को चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता फिर। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना 2, और ये आपका आ गया 10, ब्लू में आप देख रहे हैं आप t इंटू, इसको हम 0 ऐड कर लेते हैं, ये 8, और ये आपका कितना हो गया 4। तो हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पर, फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ट्रेन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कैपिटल एल इक्वल टू स्पीड इनटू क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन को रखेंगे कितना है 120, और वो कितना है 360, और इक्वल टू स्पीड 36, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसिंग टाइम ये आपका हो जाएगा आज कितना था वो 360 नहीं 36 था, तो यहाँ से 2 हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 10 इंटू दिस, ये कैंसिल आउट हुआ, तो t बराबर कितना हुआ
48 सेकेंड। ये आपका आंसर है 48 सेकेंड। तो ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48 सेकेंड। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखें, जब भी ब्रिज केव, देखिए मैं अभी एक लेक्चर डालने वाला हूँ उस पर टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, उसका पूरा फंडा उसमें आपको लिखा होगा। तो इस तरीके से ये ब्रिज केव अगर टनल को पार करती है कोई भी रेलगाड़ी, तो आप ध्यान रखें इस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस एल समझ के जो भी दे रखा हुआ रेलगाड़ी चाल इनटू समय। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे देखिए अब ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेरा लेक्चर है बेसिक वाला, उसमें आप जाकर देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो वहाँ पे देखोगे आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो तो सीधा सीधा देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरह शॉर्ट तरीके से निकालना चाहें तो शॉर्ट तरीके से, नहीं चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। पहले हम बेसिकली वाला समझ लेते हैं। देखिए किसी पर्सन की जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर आप निकाल दो तो सेविंग आपकी बच जाएगी। कितनी होगी सेविंग, या आप कह सकते हो कि इनकम माइनस सेविंग बराबर क्या, एक्सपेंडिचर। यानी आप कह सकते हो कि आय माइनस बचत बराबर क्या बेटा, खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका क्या, इनकम्स आर इन द रेशो दिस। इनकम का रेशो ये दे रखा है तो इनकम को हम इसमें इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। अगर वो कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो बोथ सेव, यानी कि सेविंग हो रही है, इसकी 3200 रुपये निकाल दो, इसमें से 3200 रुपये सेविंग, तो आपका जो है कितना हो जाएगा, ये 12/7। ठीक है, एक तरीका तो ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से जितनी भी आए वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक शॉर्ट तरीका और मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट तरीके से समझिए। शॉर्ट तरीका ये है, देखिए शॉर्ट तरीके से समझते हैं हम। शॉर्ट तरीका ये होता है कि हमने इनकम का रेशो लिख लेते हैं। यहाँ पर इनकम का रेशो जो भी दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 4:3, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना रेशो दे रखा है, 12:7। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस बराबर रखना है। तो देखिए यहाँ जो डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है वो अलग है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है। तो यहाँ हमें सबसे पहले बड़ी बात होती है कि हमें डिफरेंस को बराबर करना है। तो हमको डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डिफरेंस बराबर करने के लिए देखिए इसका डिफरेंस अलग है और इसका डिफरेंस अलग है। इसका डिफरेंस बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे का जो डिफरेंस है आप देख रहे हो ये 7 है, तो यहाँ जो डिफरेंस है 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो देखो यहाँ पर हो गया 20, ये अब नया रेशो बन गया 20, 15, और यहाँ पर है आप जानते ही हो कि 7। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, 20, और इसमें, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 8 का। और ये देखिए इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर सेविंग, और सेविंग कितने रुपए की हो रही है, 3200 रुपये की। एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, यहाँ से 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 1, और ये आ जाएगा 400। ठीक है, हमें किसका निकालना है, यहाँ पर हमें निकालनी है एक्स की आय। तो ये कौन था एक्स और ये कौन था वाई, हमें एक्स चाहिए, तो एक्स का रेशो ये है, तो एक्स की आ जाएगी हमारी 20 × 400, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8000 रुपीज़, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज़। तो ये बड़ी आसानी से निकल गया, इस तरीके का हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है। इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं हम MDH/W। ये आपके होते हैं मैन, ये आपके होते हैं डेज, और ये आपके होते हैं वर्क। ठीक है, और सॉरी आवर्स, ये आपके क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, वर्क होते हैं। ठीक है, ये MDH का फुल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को बहुत सारी जगह यूज करते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए MDH का मतलब क्या है, यहाँ पर जो M है, M से मतलब कोई भी आर्टिकल यानी वस्तु, मैन, कुछ भी हो सकता है, जैसे 12 बंदर है यहाँ पर, और D आपको दे रखा है कितना है, कितना 12, यानी कि समय दे रखा है यहाँ पर 12 मिनट। तो ये आपको नहीं दे रखा है तो इसको आप x ले सकते हो, इसको क्या है 12 मिनट, तो इसको h की जगह यानी टाइम T1 दे रखा है उसने कितना 12 मिनट, और इसमें वर्क दे रखा है कितना, पहला 12 केले। अब D2 की बात, M2 की तरफ आते हैं। M2 कितना है, 4 बंदर हैं, और यहाँ पर W2 दे रखा है आपको 4 केले हैं। टाइम आपको निकालना है,
और हम यहाँ पर भी d को आप d1a और d2 को यहाँ पर भी हम x रख सकते हैं। रखते हैं फार्मूले में, इस फार्मूले में mdh, तो 12x अपॉन, तो यहाँ पर क्या है इंटू 12/12 बराबर कितना 4 इंटू 4 इंटू क्या x अपॉन कितना 4, ठीक है। 4 केले हैं, तो यहाँ पर पूछा है T2, तो यहाँ हम T2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर T2 पूछा है, तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है अब। तो यहाँ पर हमने x से x कैंसिल किया, 12 से 12 कैंसिल किया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो ये था 4 बंदर थे, 4 केले थे, हमें टाइम पूछा गया था, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये हुआ, और ये 12, तो कितना आ गया आंसर 12, तो 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर 12, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, इस लॉजिक से इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, डरने वाली कोई बात नहीं है, गारंटी है कि आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे। तो इस तरीके से देखा आपने। तो MDH का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैन ही लोगे या वो मैन, तो आप कुछ भी इसमें से उठा सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देन यू गेट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, मतलब क्या है कि इसमें ये आपको दे रखा है सर्टेन अमाउंट, ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और दोनों ही इंटरेस्ट इसमें एक साथ लगाने हैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक काम करना है, तो यहाँ पर एक काम करने के लिए अब क्या करना है कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आप सभी जानते हो PRT, तो हमने PR हमें नहीं मालूम है, इसमें T हमको ज़रूर मालूम है, बाई 100। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, और लॉजिक जो जानता है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज बिना लॉजिक वाले क्वेश्चन को नहीं, इससे नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने ये 180 कर दिया, तो यहाँ से PR/100 की जो वैल्यू है वो 180 होगी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, वो होती है P, और यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, 1/R/100 की पावर 2 - 1, ठीक है, 2 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला खुलेगा, तो इसका जो फार्मूला ओपन करोगे तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर करके इसको ओपन कर लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा का होल स्क्वायर 2R/100 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब P के अंदर मल्टीप्लाई करोगी तो आपको एक इक्वेशन मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ से PR नीचे 200 है, 100 का स्क्वायर है, नीचे मैं एक लिख देता हूँ, और यहाँ पर 100, देखिए R² / 100 × 100, और यहाँ पर 2PR और 2PR अपॉन में कितना 100 बराबर कितना दे रखा है 376.20, ये आपका है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक सिंपल सा लॉजिक मिलेगा और सीधा वहाँ रखना, आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इसकी देखो PR/100 180 है, बिल्कुल है, तो 180 × R/100, ठीक है। और यहाँ से 2PR यानी क्या है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना चाहे तो सीधा उठा के यहाँ पर रख दो, तो 2 × 180 376.20। तो यहाँ से आई थिंक यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हमें क्या करना है, तो यहीं पर माइनस कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे बाद में करूँगा। तो यहाँ इंटू अपॉन 100, तो 360 में से घटा देंगे इसमें से, तो 0.260 ये आपका आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन फाइनल। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे तो वही अब जानने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको चाहे तो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से हमने कैंसिल किया, तो यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो ये और इसका कंप्लीट इसे हो जाएगा, यहाँ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आएगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ से देखते हैं अब, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से आपका आ गया था 180 इंटू अपॉन में क्या था R/10 76.20, ये आपकी कैलकुलेशन थी, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन थी, वो जो आपको यहाँ लिखी थी, ये आ गई आपकी कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है करो। तो यहाँ से हमारा फाइनली 0.20 अपॉन कितना ये आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट गया, पॉइंट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 80, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया इतना, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, तो देख रहे हैं आप, तो ये कितना बचा था माइनस करने के बाद 376.20, 360 में से घटाएंगे 0261, ये 160 बचा था, इतना नहीं बचेगा, ये बचेगा
देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, बाकी बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आया, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से r बराबर 18.2 इंटू 10 मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा, सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9% आ जाएगा। और हमारा जो था पी आर और कितना था वहाँ पर 3 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना था वो 540 रुपये, ठीक है। ये था आर निकल के यहाँ पर हम पी रख देंगे, पी 9 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल टू 540, तो यहाँ से आ जाएगी कितनी, ये आपका आ जाएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगा पी इक्वल टू 20 इंटू कितना 100, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज करेक्ट 2000, ठीक है, रेड वाला। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा घटाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है, तो बाकी आप भी ध्यान रखिए कैलकुलेशन, जैसे वहाँ पे 360 आया था तो 360 आपने देखा होगा कैलकुलेशन, तो वो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है कि इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा, इसमें आप कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तरीके से अगर इसको सोचो तो दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, मगर उसमें भी यही करना है कि सीधा सीधा भाई देखो, ये जो है यहाँ पे आप 3 साल की इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये आपकी, ठीक है, 1 साल की इंटरेस्ट है, तो 2 साल की इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो 360, ठीक है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। फिर से वही लॉजिक है, जो इस तरीके से यहीं पर पहुँचोगे, फिर भी आपको ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15 इफ द 30 इज एडिड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट नंबर, द एवरेज बिकम 7.5, देन द नंबर नेचुरल कितने हैं। वो ये कह रहा है यदि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रथम संख्या 30 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है, तो मूल संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले ही करना है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले एवरेज दे रखा है तो यहाँ सम निकाल लो, सम इक्वल टू एन नेचुरल नंबर है, कितना हो गया 15, ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर जितने भी हैं उसमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर में 38 करना, फर्स्ट नंबर में 38 कर दिया, सीधी सी बात, फर्स्ट नंबर में 38 कर दिया। फिर उसके बाद जितने भी बीच में नंबर बचेंगे, जो भी लास्ट नंबर हो गया उसमें से हम 5 घटा देंगे। बीच में तो क्या आएगा भाई, सम तो ये 15 नंबर का ही आएगा, जो भी हम बीच में 15 नंबर है, और बाकी कितना आ जाएगा, एवरेज बन के आ जाएगा सम इंटू कितने एन, ये हो जाएगा ना, नंबर तो वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 25, और इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा 2.5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 10 आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर 10। तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा लॉजिक है, एवरेज बराबर सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा फार्मूला लगाइए और गेट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ एज ए एंड बी 3:1 एंड 4 ईयर्स अर्लियर द वॉज इतना द रेफ्रिजरेंट एज। तो देखिए आयु वाले क्वेश्चंस में जो शॉर्टकट मैं यूज करता हूँ वो वैसे मेरा एवरेज पे एक लेक्चर, सॉरी एवरेज और जैसे एज पे एक लेक्चर बनेगा पूरा, तो उसमें आप देखेंगे शॉर्टकट का कैसे यूज करते हैं हम। पहले यहाँ पर समझ लिए ए और बी की आयु, जो आयु का अनुपात है वो 3:4 वर्ष पहले, 4 वर्ष 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो में कितना रहेगा 4:1, तो यहाँ पर प्रेजेंट वाला 0 रखते हैं, वो कितना रहेगा 3:1। तो डिफरेंस को बराबर करना है, तो डिफरेंस ये है 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 4:1 है, ये अब का है। तो यहाँ डिफरेंस को बराबर करना, देखिए यहाँ पर 1 का है, यहाँ 0 का, तो बराबर करना, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और यहाँ पर हम ऊपर कितने का 3 का, तो 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इंक चेंज करके, तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो ध्यान रखेंगे ये 4 और 1 का डिफरेंस है, 3 का मल्टीप्लाई किया, और नीचे 3 और 1 का डिफरेंस 2 था, तो ये अब नया रेशो बन जाएगा 8, 2, 9 और 3। तो यहाँ डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है तो वो डिफरेंस होगा
वो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ 1 का डिफरेंस होगा और यहाँ 1 का डिफरेंस होगा। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो कितने का डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 4 वर्ष, तो इक्वल टू कितना 4। हमें किसकी एज चाहिए, ए की एज, ए का कितना रेशो है आपका, तो यहाँ से प्रेजेंट चाहिए तो प्रेजेंट वाला उठा लो नीचे वाला, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा आंसर आ जाएगा 36 ईयर्स कितना प्रेजेंट एज। 36 ईयर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो इस लॉजिक से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो सिंपली क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर, इस तरीके से अब मेरा जितने भी लेक्चर आएंगे वो इस तरीके से आप अटेंड करें और सारा कोर्स कंप्लीट होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।